बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज जो हमने डिस्कशन करनी है, जिस चैप्टर की हम डिस्कशन करने लगे हैं, वो हमारे पास चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों? 4। चैप्टर नंबर 4 है और उसका नाम क्या? ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में है क्या? असल में ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। किसमें? चैप्टर नंबर 3 में। ये जो चैप्टर नंबर 3 हमारा ओवरहेड वाला चैप्टर है, उस ओवरहेड वाले चैप्टर की जो एडवांस फॉर्म है वो क्या है? ABC। ओए ओवरहेड को क्या हो गया यार? अब बताते ही नहीं यार, ओवरहेड हो गया ये तो। ओवरहेड क्या? एक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का मेथड है, जिसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, ओवरहेड में हमने क्या किया था? हमारा रूट क्या था? कॉमन एक्सपेंसेस को हम क्या करते थे बच्चों? अपोर्शन करते थे। क्या करते थे? अपोर्शन करते थे। किसको? जी, डिपार्टमेंट्स को। क्या करते थे? डिपार्टमेंट्स को। किनको? पीडीज को एंड एसडीज को। ऐसे ही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओवरहेड में हम क्या किया करते थे? कॉमन एक्सपेंसेस को अपोर्शन करते थे पीडीज में और एसडीज में। यहां तक मेरी बात समझ आई? अच्छा, फिर जब इन दोनों के ओवरहेड्स आ जाया करते थे, फिर एसडीज के ओवरहेड को पीडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे, जिसको हमने सेकेंडरी अपोर्शनमेंट या रीअपोर्शनमेंट का नाम दिया हुआ था। फिर ये जो पीडीज डिपार्टमेंट जितने भी थे, उन सब के हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आ जाया करते थे। ऐसे हुआ करता था। माइंड में चीजें चल रही हैं, मतलब मैं मेंटली वर्चुअली आपको लेके चल रहा हूं। क्या माइंड में आपके वो नक्शा आ रहा है कि मैं क्या बातें कर रहा हूं? क्या वो टोटल हेड वाली वैल्यूज, वो स्केच आपके माइंड में आ रहा है? फिर मुझे ये बताएं, टोटल ओवरहेड के साथ क्या सलूक किया करते थे? वेल डन, छा गए आप लोग यार। हम इसको बेस से, वो जो रेलिवेंट 6 बेसिस हैं, उनमें से किसी एक बेस से डिवाइड किया करते थे। मान ले वो एक बेस मशीन आवर है, तो हमारे पास क्या आया करता था? OAR पर मशीन आवर। ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे जरा सोच के बताएं, मान ले हमारी गारमेंट इंडस्ट्री है और हम शर्ट बना रहे हैं, तो मुझे डिपार्टमेंट की कॉस्ट जानने में इंटरेस्ट है या शर्ट की कॉस्ट जानने में इंटरेस्ट है? जी, मैं इंटरेस्टेड किसके बारे में? डिपार्टमेंट की कॉस्ट जानने में या शर्ट की कॉस्ट जानने में? सर, हम हमेशा सर शर्ट की कॉस्ट जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। हमें डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो हम डीप स्टडी की, तो हमने कहा यार डिपार्टमेंट की कॉस्ट जानना जरूरी है, ताकि ये चेक कर सके कौन से डिपार्टमेंट ज्यादा ओवरहेड खा पी रहा है, काम कर रहा है, ओवरहेड ज्यादा खा पी रहा है, ताकि उसके ओवरहेड कम करवाए, ताकि एफओएच कम लगे, कॉस्ट कम कर सके। ठीक है। लेकिन हम इंटरेस्टेड किसके बारे में होते? प्रोडक्ट की कॉस्ट। जो हम शर्ट बना रहे हैं, वो शर्ट हमें कितने की पड़ेगी, इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। इस बारे में समझ आई? अच्छा, तो ये जो ओवरहेड आया, ये तो मशीन ओवर पर आया, तो ये हमारे किसी काम को तो नहीं है। तो फिर हम क्या किया करते थे? इस OAR को कन्वर्ट किया करते थे OAR पर यूनिट। इस OAR पर यूनिट का नाम होता है ओवरहेड पर यूनिट, FOH पर यूनिट। ये क्या है? FOH पर यूनिट। ये जो OAR होता है, यही हमारा FOH पर यूनिट होता है। ठीक है। इसमें वेरिएबल OAR भी आ सकता है, फिक्स OAR भी आ सकता है। ठीक है। नॉर्मली हम फिक्स OAR की बात कर रहे होते हैं। यहां तक मेरी बात समझ आई? इसका मतलब अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए होता है? ओवरहेड के चैप्टर में से अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए होता है? एक OAR पर यूनिट रेट। सही है। ओवरहेड पर यूनिट रेट चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? इस ओवरहेड पर यूनिट रेट ने सर यहां पे ऐड होना होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो पर यूनिट में कौन कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर प्रोडक्ट कॉस्ट में सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट,
फिर ये वाले भाई साहब उतरते हैं यहां पे, सर एफओएच पर यूनिट कॉस्ट, एफओएच कॉस्ट। ये जो एफओएच कॉस्ट होती है ये हमने इस तरीके से अपॉर्चमेंट कर के कैलकुलेट की होती है, ऐसे क्या। ये जो एफओएच कॉस्ट लिखते हैं ये ओआर पर मशीन आवर वाली लिखते हैं या ओआर पर यूनिट वाली लिखते हैं, पर यूनिट वाली लिखते हैं, सही है। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 ओवरहेड है ना, ये क्लासिकल तरीका था इस ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने का। फिर इस ओवरहेड में एडवांसमेंट आई, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि यार जब आपको चाहिए ही ओएआर पर यूनिट है तो क्यों डिपार्टमेंट के चक्करों में बड़े हो कि सारे खर्चे डिपार्टमेंट को बांटो, फिर सर्विस को बांटो, फिर उसके खर्चे उसको बांटो, फिर एंड में जाके ओएआर मशीन आवर लेबर आवर पर कैलकुलेट करो, फिर कहीं जाकर ओएआर पर यूनिट पर आएगा। जब आप प्रोडक्ट की ही एफओएच पर यूनिट जानना चाह रहे हो तो सारे खर्चों को देखो, प्रोडक्ट बनाने में ये सारे खर्चे कितने लग रहे हैं। तो एबीसी ये कहता है कि भाई डिपार्टमेंट को आग लगा दो, गोली मार दो, सारे कॉमन खर्चों को अपोर्शन कर दो, क्या कर दो, अपोर्शन कर दो रीजनेबल बेसिस पर। ये रीजनेबल बेसिस कोई भी हो सकती है ना, ये रीजनेबल बेसिस 6 बेसिस वाली नहीं है। जैसे कि रेंट आपको पता है, रेंट किसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्लोर एरिया के ऊपर, ये वो वाली बेस है। कहता है कॉमन एक्सपेंसेस को अपोर्शन कर दो रीजनेबल बेसिस पर डायरेक्टली, किसको, टू प्रोडक्ट्स। कहता है प्रोडक्ट में सारे कॉमन खर्चों को डायरेक्टली प्रोडक्ट में बांट दो। कॉमन खर्चों को डायरेक्टली प्रोडक्ट में अपोर्शन करने का नाम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। बस ये फर्क है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में और सर ओवरहेड। ओवरहेड एक ट्रेडिशनल मेथड है जो डिपार्टमेंट से होकर आता है। एक्टिविटी बेस्ड कहता है भाई डिपार्टमेंट की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो आपकी मर्जी का, अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हो तो कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट के बारे में जानना चाहता हूं तो सारे कॉमन खर्चों को अपोर्शन कर देंगे रीजनेबल बेसिस पर डायरेक्टली टू दी प्रोडक्ट्स। तो कॉमन खर्चों को प्रोडक्ट में डायरेक्टली बांटने का नाम, मेथड का नाम सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। समझ लग गया। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस क्या, वो कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। सर जब हम एफआई डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते हैं। और आपको पता है एफआई डिस्ट्रीब्यूशन शीट एक अपॉर्शनमेंट शीट होती है जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करते हैं। अच्छा मुझे बताएं ट्रेडिशनल मेथड में ओवरहेड में प्राइमरी सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट होती है? ओवरहेड में क्या प्राइमरी और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट होती है? ओवरहेड वाले चैप्टर में होती है भाई, ट्रेडिशनल होती है। एबीसी में भी होगी? नहीं होगी सर, नहीं होगी। क्या एबीसी में प्राइमरी सेकेंडरी होगी? सर नहीं होगी, क्योंकि एबीसी में सर्विस डिपार्टमेंट ने नहीं आना, सारे खर्चों को डायरेक्टली प्रोडक्ट में बांट रहे हैं। तो एबीसी में कोई प्राइमरी कोई सेकेंडरी नहीं है, वहां पर डायरेक्टली अपॉर्शनमेंट होनी है प्रोडक्ट को। अच्छा, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाया करते थे तो आपको पता हम कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाया करते थे, क्या लिखा करते थे, एलोकेशन। याद है? एलोकेशन के बाद क्या थी, बेस आया करती थी, कोई रेलिवेंट बेस हुआ करती थी। उसके बाद टोटल अमाउंट आया करती थी, टोटल अमाउंट आया करती थी। याद है आपको? सर इस टोटल अमाउंट को PD1 में, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में, और मान लें सर्विस डिपार्टमेंट 1 में बांटा करते थे। क्या मेरी बात याद आई? सर एबीसी में भी सेम फॉर्मेट चलना है, एबीसी में भी कौन सा फॉर्मेट चलना है, सेम फॉर्मेट चलना है, बस थोड़े से नाम फर्क हो जाएंगे, थोड़े से नाम फर्क हो जाएंगे। वो नाम क्या है, चेक कीजिएगा सर। नाम एलोकेशन का नाम एलोकेशन नहीं रहेगा, एलोकेशन का नाम एलोकेशन नहीं रहेगा, इसका नाम बन जाएगा कॉस्ट पूल। क्या रह जाएगा? कॉस्ट पूल बन जाएगा। यानी कि ये जो है पूल, ये जो कॉस्ट की पूल है, इसको एलोकेट करके अपोर्शन करना है, ठीक है। और ये जो बेस है, इस बेस को कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। इस बेस की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, कॉस्ट
ड्राइवर्स। ये वो कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे जिनकी बेसिस के ऊपर इन कॉस्ट पूल वाले एक्सपेंसेस को बांट दूंगा। ये सर ये नाम सारे खत्म हो जाएंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ए, फिर प्रोडक्ट बी, और क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट सी आ जाएगा। सर ये आ जाएगा यहाँ पे। और वही करना है जिस तरह के हम एलोकेशन को बेसिस के ऊपर टोटल को 1 2 तीनों को बांटते हैं, तो सर क्या करेंगे, सारे कॉमन एक्सपेंसेस को बांट देंगे और एट द एंड क्या करेंगे सर, सबका टोटल करेंगे। सर टोटल आ जाएगा हर एक का। जब ये टोटल आ जाएगा तो इस टोटल को क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे यूनिट से, कि ए के कितने यूनिट बनाऊंगा, बी के कितने यूनिट बनाऊंगा, सी के कितने यूनिट बनाऊंगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा OAR पर यूनिट ए का, OAR पर यूनिट बी का, OAR पर यूनिट सी का। और इन तीनों को लिखूंगा कैसे, कॉस्ट पर यूनिट में। जब मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूं, समझ भी आ रही है मैं क्या बातें करी जा रहा हूं यार, मुझे लग रहा है मैं कल ही भागी जा रहा हूं, चलता ही जा रहा हूं। ये ना पीछे मुड़ के देखो, मेरे पास पीछे ऑडियंस सारी हो रही है, क्या ख्याल है, सब पता चल रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ऐसे ऐसा तो नहीं वो बीच में चलते मैंने कॉस से चलते मैं केमिस्ट्री में शुरू हो गया हूँ। हाँ पता चल रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ऐसे क्या बातें कर रहा हूँ, अच्छी बातें कर रहा हूँ, बुरी बातें कर रहा हूँ, अच्छी बातें कर रहा हूँ माशाल्लाह। जी 2x की स्पीड से चल रहा हूँ यार, थोड़ा कम कर लेता हूँ। हाँ वैसे बच्चे तो मुझे वैसे नॉर्मली ना 1.5 पे रख के सुनते हैं, कहते सर 1 पे तो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है 1.5 पे ऐसा लगता है 1 पर ही बोल रहे हैं। अच्छा जी चलो जी, जब जज्बाती तकरीर होती है ना तो स्पीड तेज हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना जरा हाथ होला रख लेते हैं। अच्छा ये वैसे आपको ना ये चीज़ों में बड़ी ग्रिप है, पता नहीं ग्रिप है या नहीं, मैं खुद से ज्यूम कर रहा हूँ, है ना। तो इस वजह से ना तो मैंने कहा यार आपको समझ लग जाएगी। और ये मेरा नीचे वाला मटेरियल किधर गया। अच्छा जी बच्चों, यहाँ तो कोई टेंशन तो नहीं है बच्चों। ये हमने OAR कैलकुलेट कर लिया, ए का, बी का और ऐसे सी का कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है हमने, तो सर जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया, जब मैं प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले कौन सी कॉस्ट लिखूंगा, ये प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी पर यूनिट पे, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, हैं सर मैं इसलिए बार बार बातें बोल रहा हूं ताकि आपको पक्की बातें याद हो जाए। प्रोडक्ट कॉस्ट में सबसे पहले कौन सी कॉस्ट आती है, हैं और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आती है यार, तरतीब याद रखा करो यार, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डिसीजन मेकिंग में यही बातें जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको इतनी हेल्प आउट करेंगी तो आप फौरन से फटका देंगे। जब भी कॉस्ट पूरी करनी है तो सबसे पहले मटेरियल पूरा करना है, फिर लेबर पूरी करनी है, फिर ओवरहेड पूरा करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल लिख लिया, डायरेक्ट लेबर लिख लिया। अब जब फैक्ट्री ओवरहेड की बारी आएगी ना सर, तो अब हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड में 3 आएंगे। एक सर प्रोडक्ट ए, फिर प्रोडक्ट बी और सर फिर प्रोडक्ट सी। तो 3 हमारे पास ओवरहेड आएंगे, ठीक है, ये 3 ओवरहेड आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको बस हम फिर एड ऑन कर लेंगे, क्लियर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, डन। तो अगर इसका पास्ट पेपर करना है तो इसका पास्ट पेपर हम ऑलरेडी कर चुके से ऐसे एंटरप्राइज वाला, ठीक है। लेट मी शो यू। अच्छा जी, क्या बच्चों आपको ABC की कहानी समझ लग गई। तो ABC में हम इसी तरह के ही FI डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाया करेंगे, लेकिन एलोकेशन का नाम कॉस्ट पूल हुआ करेगा, बेसिस का नाम कॉस्ट ड्राइवर हुआ करेगा, और बस टोटल अमाउंट को डायरेक्टली प्रोडक्ट में बांट दिया करेंगे। और एंड में क्या करेंगे, OAR पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया करेंगे हर एक प्रोडक्ट का, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ABC कहते हैं, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं। कॉमन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में अपोर्शन कर देंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो कॉन्सेप्ट समझ लग गया कि सर ABC का कॉन्सेप्ट है क्या। वैसे ABC का कॉन्सेप्ट है क्या, जल्दी से मुझे बताओ क्या है ABC का कॉन्सेप्ट है क्या। हाँ, कॉमन एक्सपेंसेस को डायरेक्टली प्रोडक्ट में बांट देना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मेथड होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा,
इसमें कॉस्ट पूल क्या होता है, जो एलोकेशन होती है, कॉमन एक्सपेंसेस जो होते हैं वह कॉस्ट पूल कहलाती है। जो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, जो रीजनेबल बेसिस हम सिलेक्ट करते हैं एबीसी में, उसका नाम क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल एबीसी तकरीबन 99% सिमिलर टू ओवरहेड ही है। फर्क ये कॉमन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट प्रोडक्ट में बांटने। आप क्या करते हैं, आपके सर आप इसका एक पास पेपर तो करवा दें, फिर हमें यकीन आ गया कि हमें एबीसी आ गया, चलो कौन ना पूरी बात जो मैंने कही है वो रिपीट करनी ना, जैसे मैंने कहा था सर एक पास पेपर तो करा दें ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें एबीसी आ रहा है। क्या वे एबीसी, चलो बच्चों आए पास पेपर करते हैं। याद है कि ओवरहेड में मैंने आपको ये केस 2 में क्वेश्चन नंबर 3 ऑटम 2010 क्वेश्चन 1 एसएन एंटरप्राइज करवाया था, याद है। और इस एसएन एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सर। सर रिक्वायरमेंट पढ़े, रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है सर, कह रहा है recalculate the factory overhead cost per unit for each product। ठीक है, और ऊपर पढ़े determine the factory overhead cost per unit for product alpha beta gamma। इसका मतलब कह रहा है OAR मुझे कैलकुलेट कर दो प्रोडक्ट का, नीचे भी क्या कह रहा है OAR कैलकुलेट कर दो प्रोडक्ट का। इसका मतलब प्रोडक्ट का डायरेक्टली OAR कैलकुलेट करना, असल में ये क्वेश्चन तो ABC का है और हम ऑलरेडी चैप्टर 3 में फड़का चुके हैं। इसका मतलब क्या ABC का पास पेपर कर लिया सर, ABC का पास पेपर कर लिया सर, कर लिया देन। अगर सर अगर यहां पे एग्जामिनर ये लिख देता कि ये सारा काम ये करो, ये सारा का ऐसा एबीसी वाला टॉपिक ना अभी ऐड हुआ है, ठीक है, अभी ऐड हुआ है। और ये सवाल कब आया, ऑटम 2010 में। और एबीसी जो हमारे कोर्स पे इंट्रोड्यूस हुआ है ये भी पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ है। दैट्स वाई यहां पर उसने एबीसी लिखा नहीं है, क्योंकि तब एबीसी हुआ नहीं करता था। सही है, अब की बार एग्जामिनर क्या करेगा, सेम सवाल होगा, एंड में क्या करेगा बच्चों बताओ, एंड में क्या लिखेगा, हाँ यूजिंग एब्जॉर्प्शन सॉरी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूजिंग एबीसी, और यहां पे भी लिख देगा यूजिंग एबीसी, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल करके ये सारी कैलकुलेशन करो। जैसे ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नाम यहां पर आ जाएगा, हमारे सोल्यूशन में सर एक चेंज आएगी, चेक कीजिएगा चेंजिंग जरा। सबसे पहले जो हमने इसका सोल्यूशन किया था, सोल्यूशन की ज़ियारत करवा दूं सर। ये हमने सोल्यूशन किया था, ये एसएन एंटरप्राइज वाला सवाल था, एसएन एंटरप्राइज वाला सवाल था, ऑटम 2010 का सवाल था, ऐसे ही है सर। जैसे ही ये एबीसी का सवाल बन गया सर, नन्ही होने से चेंजिंग कर लेंगे। नंबर 1 चेंज क्या करूंगा सर, इस एलोकेशन का नाम एलोकेशन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, कॉस्ट पूल बन जाएगा सर। इस बेसिस का नाम क्या हो जाएगा सर, कॉस्ट ड्राइवर्स हो जाएंगे, कॉस्ट ड्राइवर्स हो जाएंगे। बाकी सर सब कुछ सेम रहेगा। और जो हमारा आंसर यहां पे फाइंड हुआ था OAR पर यूनिट किसका, ईच प्रोडक्ट का, चेक करें यहां पे अल्फा क्या है प्रोडक्ट, बीटा क्या है प्रोडक्ट, गैमा क्या है प्रोडक्ट। इसका मतलब जो टोटल ओवरहेड आए उनको यूनिट से डिवाइड करके ये OAR पर यूनिट अल्फा प्रोडक्ट का आ गया, ये बीटा का आ गया OAR पर यूनिट, ये गैमा का आ गया था सर। ये हमारा OAR का एसएन एंटरप्राइज ऑटम 2010 का पास पेपर हो गया, डन। चलो अब बाकी थोड़ा सा और OAR के बारे में जानते हैं आई कैप की किताब पे जाके सर, ठीक है। आई कैप की किताब पे पढ़ते हैं। आई कैप की किताब OAR के बारे में क्या कहता है सर, वो देख लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अल्टरनेटिव टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन विच कॉस्ट इज चार्ज टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज रादर देन वॉल्यूम। कहता है कॉस्ट इज चार्ज टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो आपकी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज रादर देन वॉल्यूम। कहता है एक्टिविटीज के ऊपर आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर नहीं। अच्छा इसमें क्या होगा, नंबर 1 कॉस्ट पूल। ये कॉस्ट पूल का किसको मैंने नाम दिया था, कॉस्ट पूल कौन था सर, कॉस्ट पूल कौन था, एलोकेशन। Cost pool is accumulation of cost for each activity cost center where cost driver which derive the cost and provide basis for apportionment of cost।
कहता कॉस्ट पूल क्या, अक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट पूल को क्या करना है, असल में अपोर्शन करना है। और किस बेसिस के ऊपर, कॉस्ट ड्राइवर्स की बेसिस के ऊपर। और कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हैं, ये वो बेसिस हैं जो कि इस कॉस्ट पूल को अपोर्शन करेंगी। सडन लास्ट बात, अच्छा जी, मोर रियलिस्टिक कॉस्टिंग कैन बी मेड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कहता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो हम कॉस्टिंग करते हैं वो ज्यादा रियलिस्टिक है। एज मोर देन वन रेट आर यूज टू एब्जॉर्ब कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कहता है इसमें एक ही रेट आ रहा होता है और वो वही रेट हो रहा होता है जो हम प्रोडक्ट का डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी आगे चलते हैं। एक्टिविटी बाकी कुछ नहीं पढ़ना है क्या, कि किताब से कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी जो इसकी थ्योरी होगी वो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दी जो हमारे लेक्चर होंगे मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट पूल के बारे में बता चुका बच्चों, और कॉस्ट ड्राइवर्स के बारे में बता चुका, ठीक है। अब ये कुछ कॉस्ट पूल्स हैं, कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ना जो रीजनेबल बेसिस होंगी वो थोड़ी सी अजीब होंगी, ठीक है। वहां पे वॉल्यूम के साथ में एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटी होगी उसका ही कॉस्ट ड्राइवर लेना है। जैसे कि हमने वहां पे वॉल्यूम, जैसे कि हम ओवरहेड में किया करते थे, अगर रेंट है तो उसको हमने क्या कर दिया, फ्लोर एरिया की बेस के ऊपर बांट दिया। ये जो फ्लोर एरिया है ये असल में एक वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हमने किसको फ्लोर एरिया की बेस के ऊपर बांटा होता है, रेंट को, और हीट एंड लाइटिंग को, हीट एंड लाइटिंग को भी फ्लोर एरिया की बेस के ऊपर हमने अपोर्शन किया होता है। और बाकी भी कुछ खर्चों को हमने क्या किया होता है, फ्लोर एरिया की बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, ऐसे ही है। एबीसी ऐसा नहीं करता, ओवरहेड में क्या करते हैं, सारे मैक्सिमम खर्चों को एक आधी बेस के ऊपर अपोर्शन करते रहते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस को कॉस्ट पे कर दिया, सही है, और डेप्रिसिएशन को भी कॉस्ट पे कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया ना चीजों को। एबीसी ऐसा नहीं कहता, एबीसी कहता है जिसका खर्चा उसका ड्राइवर, जिसका खर्चा उसका ड्राइवर, जिसका खर्चा उसकी एक्टिविटी। हर एक अपॉर्चुनिटी होगी उस खर्चे की अपने एक्टिविटी से, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 कहता है मशीन सेटअप कॉस्ट है। अब ये जो मशीन सेटअप कॉस्ट है, कहता है इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट ड्राइवर नहीं होगा, इसका अपने ड्राइवर होगा। बात समझ आ रही है? तो मशीन सेटअप कॉस्ट, तो इसका ड्राइवर होगा नंबर ऑफ बैचेस और सेटअप। सर सेटअप कितने लगाए, मान ले 10 सेटअप लगाए तो मशीन सेटअप कॉस्ट को 10 सेटअप के ऊपर पोर्शन करूंगा। मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, प्रोडक्शन करूंगा तो मटीरियल को हैंडल करना होता है, तो मटीरियल हैंडलिंग का ड्राइवर प्रोडक्शन रन्स बनने हैं कि कितनी मरतबा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पैचिंग कॉस्ट, डिस्पैचिंग कॉस्ट क्या, चीजों को, मटीरियल को डिस्पैच करना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर डिस्पैच। सर 10 मरतबा डिस्पैच का ऑर्डर दिए, 4 मरतबा दिए, 2 मरतबा दिए, तो डिस्पैचिंग कॉस्ट डिस्पैच ऑर्डर पे अपोर्शन होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कस्टमर के ऑर्डर पर अपोर्शन होगा। मशीन ऑपरेशनल कॉस्ट मशीन ओवर पर, प्रोडक्शन स्केड्यूल कॉस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पर होंगे। तो देखें हर एक कॉस्ट पूल जो अपोर्शन होगा अपने ही एक्टिविटी के ड्राइवर से होगा, सही। तो यहां पे ये देखना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ना जो बच्चों के स्टूडेंट लेवल पर जो उनको प्रॉब्लम आती है मैं हाईलाइट करता चलूं। मसला ये नहीं आएगा कि आप ओआर पर यूनिट निकाल लोगे, मसला इसमें नहीं आता। ओआर पर यूनिट बच्चा ठक करके फाइंड कर लेता है। अच्छा, मसला ये भी नहीं आएगा अपोर्शनमेंट करने में तकलीफ होगी, सर ये भी नहीं होगी। सर मसला ये बच्चे से ये ड्राइवर्स नहीं ढूंढे जाएंगे, बस। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना, सर ये सबसे मुश्किल काम होता है। जिस बच्चे को ड्राइवर का पता चल गया सर उसके लिए अपोर्शनमेंट करना सर बाएं हाथ का खेल। वो चैप्टर नंबर 3 में अपोर्शनमेंट तगड़ी सीख के आया, डन। अच्छा, अब यहां पर आई के आपकी नन्नी मुन्नी सी एग्जांपल्स हैं सर, 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लो लेवल की हैं, हल्की फुल्की हैं सर। 1 by 1 हम सीखेंगे, 1 by 1 वो हम सीखेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझने का टेम्पो बन जाए, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला ACSA का ABC का एक क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। ACSA वाला जो ABC वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा तगड़ा है, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। और रिसर्च अटेम्प्ट में जो अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट है इसमें ABC का सवाल आया सर वो आसान है, वो आप लोग करें, ठीक है। मैं ICAP का खुद करवा सकता हूं, ACSA का आपको होमवर्क दे सकता हूं। मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, पूछो ना क्यों नहीं कर रहा। नहीं सर CA वाला जो ABC वाला जो रिसर्च टाइम में ABC है सर वो सवाल आसान है,
एसीसी वाला मुश्किल है तो मैं मुश्किल खुद कर रहा हूं, आसान वाला आपको दे रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? उसकी रीजन ये है मुझे आपको आई कैप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, तो वो आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑल दो है भी आसान, मजे की बात ये, अगर मुश्किल होता, अगर आई कैप वाला एबीसी सवाल मुश्किल होता तो सर फिर भी मैं आपसे करवाता, क्योंकि आई कैप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस का आपका करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू मी। सही, हाँ उसमें जहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी सर वो फिर मैं क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह। आप करके आएंगे, अगले दिन मैं सारा सवाल डिस्कस करूंगा आपके साथ, पर करेंगे बोला आप। सही, अगर सारे सवाल मैं करूंगा तो ठीक है, फिर मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप लोगों की नहीं होगी। सही है, तो असल में प्रैक्टिस किसकी होनी चाहिए? आप लोगों की। मैं तो बस समझाने के लिए हूँ, गाइड करने के लिए हूँ। चलो जी, अच्छा जी, जैसा कि अभी हमारी एबीसी की डिस्कशन चल रही थी, तो आई कैप का एग्जाम्पल नंबर 1, ये एबीसी का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 एबीसी का देख लेते हैं। कहता है मुस्तजाब लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट, कहता है मुस्तजाब लिमिटेड 4 प्रोडक्ट बनाता है ABCD, ठीक है। आउटपुट एंड कॉस्ट डेटा, ये उसने हमें सारा आउटपुट और कॉस्ट डेटा दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, हमारा प्रोडक्ट ABCD है, आउटपुट यानी कि कितने यूनिट, A कितने बना रहा है 10, B कितने बना रहा है 10, C 100 बना रहा है और D भी 100 बना रहा है, ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन यानी कि A 2 रन में कंप्लीट कर रहा है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, आपको पता है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये तो कॉस्ट पर यूनिट का हिस्सा बनेगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट का हिस्सा बनता है। डायरेक्ट लेबर ओवर पर यूनिट, ये जो डायरेक्ट लेबर ओवर पर यूनिट है ये टोटल लेबर ओवर की कैलकुलेशन में यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। और मशीन आवर पर यूनिट, एक यूनिट के ऊपर कितने मशीन घंटे लगते हैं, एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे मशीन चलानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो इसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी। फिर उसने हमें ओवरहेड दे दिए, ओवरहेड पैसों में दे दिए, इसका मतलब ये जो ओवरहेड दे दिए, शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, एक्सपीडिटिंग एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट पूल आ जाएगा, ये कॉस्ट पूल आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, लेबर कॉस्ट पर आवर, देखो लेबर कॉस्ट क्या है पर आवर में, हमें पता है जो कॉस्ट पर यूनिट में लेबर कॉस्ट पर आवर नहीं चाहिए, लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, ठीक है। तो इस लेबर कॉस्ट पर आवर को लेबर कॉस्ट पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए उसने हमें ये कन्वर्जन दी हुई है। मेरी बात समझ आ गई? तो मटेरियल कॉस्ट देखिए ऑलरेडी पर यूनिट पे है, जबकि डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखें लेबर कॉस्ट पर आवर है, तो पर आवर को पर यूनिट में इस कन्वर्जन से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट पर कन्वर्ट कर लेंगे। फिर लास्ट हमारे पास रह जाएगा ओवरहेड पर यूनिट, तो ओवरहेड पर यूनिट यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएंगे, टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, उनको नंबर ऑफ यूनिट जो कही है इनसे डिवाइड करेंगे तो ओवरहेड पर यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों को मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या फाइनल आंसर ये आ जाएगा, कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC। तो याद रखिएगा ABC वाले सवाल में हमेशा एग्जामिनर मेंशन करेगा कि आप यूनिट कॉस्ट ईच प्रोडक्ट कैलकुलेट करो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का वर्ड नहीं लिखता तो ओवरहेड से भी कर सकते हैं, ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ABC वाले सवाल में हमेशा वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का वर्ड लिखेगा। डन बच्चों? अच्छा, इसका सोल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो वहां से भी कर सकते हैं, और अगर अपने फॉर्मेट पे करना चाहें तो अपने फॉर्मेट पे कर लेते हैं, तो हम इसको अपने फॉर्मेट पर ही कर लेते हैं। डन बच्चों? आ जाए ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। एग्जाम्पल हमारे पास 1 है, एग्जाम्पल 1, ठीक है। मुस्तजाब लिमिटेड, हमारे पास कितनी प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ABC प्रोडक्ट A है, और फिर प्रोडक्ट B है, और फिर प्रोडक्ट C है। ये हमारे पास 3 तरह की प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, और मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ऐसे ही है। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे हमेशा कॉस्ट पर यूनिट है, ये सब कुछ कॉस्ट पर यूनिट में सब कुछ लेके चलना है हमने, तो हमने ऊपर टॉप पे ये लिख दिया कॉस्ट पर यूनिट। तो इस कॉस्ट पर यूनिट में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, वो तो क्वेश्चन में गिवन है ना, क्या ख्याल है, कितनी है? ओ यार 4 प्रोडक्ट हैं, 200, 800, 200 और 80, 4 प्रोडक्ट है मेरे पास। अच्छा जी, प्रोडक्ट A,
प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। अच्छा जी, ए की कॉस्ट पर यूनिट कितनी मटेरियल कॉस्ट? 200, 800, 280। यहाँ पर आ जाएगा 200, 800 और 200 और यहाँ पे आ जाएगा 80। डायरेक्ट मटेरियल के पास अगली कॉस्ट कौन सी होती है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पे पहले आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर आ जाएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए हमारे पास, देखें पर यूनिट नहीं है हमारे पास, लेबर कॉस्ट पर आवर है, लेबर कॉस्ट पर आवर है। इसका मतलब लेबर कॉस्ट पर आवर कितनी है? ₹50 पर आवर। इसका मतलब ये लिखा हुआ है ₹50 पर आवर लिखा हुआ है, और मुझे आंसर किस में चाहिए? रुपीस पर यूनिट में चाहिए। ठीक है, अब कन्वर्जन रेट या तो मल्टीप्लाई होता है या तो डिवाइड होता है। ये क्या लिखा हुआ है? लेबर आवर पर यूनिट, यानी कि ये लिखा हुआ है 10 आवर पर यूनिट। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आवर आवर से कैंसिल हो जाएगा, रुपीस पर यूनिट में आंसर आ जाएगा, यानी कि आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे ही है। अच्छा जी, तो पहले वाला क्या बन जाएगा? 50 इंटू 10 50, फिर 500 आ जाएगा। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितने बनेगी? 50 इंटू 10। अगला बनेगा 50 इंटू 30, 50 इंटू 30, फिर 50 इंटू 10 और फिर 50 इंटू अगेन 30 लिखा हुआ था वहां पे। डन। अच्छा, तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही आ जाएगी। कितने आ जाएगी? 500, फिर 1500, 500 और 1500। अब डायरेक्ट लेबर, और लास्ट में क्या रह जाएगा? FOH, फैक्ट्री ओवरहेड क्या? पर यूनिट। और ये फैक्ट्री पर ओवरहेड हमारे पास है ही नहीं है, तो इसके लिए क्या कर लेंगे? वर्किंग वन कर लेंगे। ठीक है, डन बच्चों। अब आज वर्किंग वन करते हैं। तो FOH के लिए हम कर लेंगे, FOH पर यूनिट कैलकुलेट करने लगे हैं, और इसके लिए ये वर्किंग वन हम कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ABCD, A B C और D 4 प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, और यहां पर हमारे पास क्या रहता? टोटल, और फिर कॉस्ट ड्राइवर्स आ जाएंगे, और यहां पर हमारे पास कॉस्ट पूल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर की बेस के ऊपर, फिर टोटल अमाउंट यहां पर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, आ जाए जी। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन है। सबसे पहले शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30,800। तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट 30,800 शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक वेरिएबल के ड्राइवर से होगा। ठीक है, तो वेरिएबल में या तो हमारे पास लेबर होगा या तो हमारे पास मशीन आवर्स आएंगे। ठीक है, या तो हमारे पास वेरिएबल में कौन कौन कॉस्ट होती है? या तो लेबर कॉस्ट वेरिएबल में होगी, या तो हमारे पास मशीन आवर जो होंगे वो किस में होंगे? वेरिएबल में होंगे। अब शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है वो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट में हम डायरेक्ट लेबर भी ले सकते हैं या मशीन आवर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अब कुछ मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को किस पे ले जाएंगे? मशीन आवर की बेस के ऊपर अपोर्शन कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर हम अपोर्शन कर देंगे मशीन आवर। और याद रखिए यहाँ पे जो मशीन आवर लेंगे वो पर यूनिट पर नहीं लेना, आप लोगों ने कौन से लेने हैं? टोटल मशीन आवर। ठीक है, टोटल मशीन आवर लेने आप लोगों ने। अब टोटल मशीन आवर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे मशीन चलती है? 10 घंटे। और ए के टोटल कितने यूनिट बनाने हैं? 10। तो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितने मशीन आवर चाहिए? तो यहां पे हम लिख लेते हैं टोटल मशीन आवर, टोटल मशीन आवर। टोटल मशीन आवर ए को बनाने के लिए 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 30 300, 100 इंटू 10 1000 और 100 इंटू 3 3000। और ये हमारे पास टोटल मशीन आवर का ग्रैंड टोटल आ जाएगा जी। कितना आता है? 4400 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे?
अच्छा 4000 ओनली, 4000। और कैसे यार 4400, 4400, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास रेशियो बन गई। अब 30,800 को बांटना ए में, तो ए की रेशियो क्या बन गई 100 डिवाइडेड बाय 4400। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो, दो दो जीरो कॉमन ले लो, तो 1 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 30,800, आंसर कितना आ गया 700 आ गया। इस तरह बी का बताएं क्या आता है, 3 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 30,800 2100। डी का 21,000, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास बन गया शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को टोटल मशीन आवर की बेस के ऊपर हमने बांट दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेटअप कॉस्ट 109,200। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेटअप कॉस्ट। हाँ ये हमेशा टोटल पे देते हैं, ठीक है। सेटअप कॉस्ट बच्चों कितनी मेरे पास 109,200, तो सेटअप कॉस्ट आ गई 109,200। अब इस सेटअप कॉस्ट को किस बेस के ऊपर हम अपोर्शन करेंगे जी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से। तो प्रोडक्शन रन हमारे पास ये चल रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने हो गए 14 हो गए। तो ए की रेशियो क्या बनी 2 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 109,200, तो आंसर बताएं क्या आया जी 15,600, 15,600, 39,000, नेक्स्ट भी 39,000, और ये नंबर ऑफ सेटअप थे, नहीं प्रोडक्शन रन थे। प्रोडक्शन रन की बेस के ऊपर हमने बांटा। अच्छा जी अब तीसरा वाला एक्सपेंडिचर आ जाए। तीसरे वाले कौन है एक्सपीडिटिंग एंड स्केजुलिंग कॉस्ट, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन जी रन के ऊपर बांट देंगे 91,000 को, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपीडिटिंग एंड स्केजुलिंग कॉस्ट, स्केजुलिंग कॉस्ट ये भी प्रोडक्शन रन के ऊपर बांटेंगे और आंसर आ जाएगा 91,000। चलिए अच्छा जी एक्सपीडिटिंग एंड स्केजुलिंग कॉस्ट 91,000 आ गई, ये भी प्रोडक्शन रन की बेस के ऊपर बांटेंगे। तो कैसे करेंगे, इधर गया 2 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 91,000, आंसर कितना आया 13,000, 13,000 और यहाँ पे भी 13,000, फिर 32,500 और यहाँ पे भी 32,500 आ गया, ठीक है। अच्छा जी लास्ट हमारे पास रहेगी द लास्ट कॉस्ट इज मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 77। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट प्रोडक्शन रन के ऊपर ये भी जाएगी और 77,000 जी 11,000 आ गया, फिर 11,000 अगेन आ गया 27,500 और 27,500 आ सारे कैलकुलेट हो गए। तो चलो जी ग्रैंड टोटल कर दो बच्चों इनको, ग्रैंड टोटल देखो क्या आता है ए बी सी डी, एक एक कर लो 1 पे 1। 120 है कोई किसका आंसर डी वाले का 120,000 आंसर आ गया, 120,000 बीटा का 41700 106,000 403 और 00, ठीक है। तो जब आप इन चारों को टोटल करेंगे तो ये वाला टोटल इन चारों में टोटल के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या जाना है पर यूनिट पे जाना है, तो
ये जो टोटल है इनका नाम क्या, टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गई, टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गई। इस टोटल ओवरहेड कॉस्ट को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा यूनिट प्रोड्यूस से। किससे, यूनिट्स प्रोड्यूस से। तो क्या आ जाएगा आंसर, कॉस्ट पर यूनिट। तो डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय। अब बताएं ए बी सी डी कितने बनाए थे हमने, ए बनाया 10, बी भी बनाया 10 और सी डी 100 बनाए हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 और ये हो जाएंगे डिवाइड बाय 100 और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, पहला आंसर क्या है, 4030, फिर 4170, फिर 1060, फिर 1200। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो रेड वाले फाइनल आंसर है, इनका आंसर क्या है, FOH कॉस्ट पर यूनिट आ गई। यही मुझे चाहिए। इनको क्या करूंगा, ऊपर जाके ऐड कर दूंगा। तो नंबर 1 4030, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे 4030 पर। तो ये पहले वाला हो जाएगा 4030, फिर उसके बाद 4170, 4170 और फिर 1060 और फिर 1200, ठीक है। चलो सारी की सारी बच्चों आ गई कॉस्ट, इन सब को हम ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट का। तो ये हमारे पास 2780, किसका क्या आया, 4730, 6470, 6470 चार्ली 1760। तो ये बच्चों हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आंसर चेक कर लेते हैं जरा इसको आई कैप के आंसर से। चलिए ये वाला आंसर हमारे पास आना चाहिए 4280। तो ये बच्चों हमने क्या कर लिया, मुस्तजाब लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कॉस्ट पर यूनिट का था, तो ये हमने क्या किया, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। तो मटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी पर यूनिट में गिवन था, ये वाला, ये तो हमने वही यूज कर लिया। 200, 800, 200 और 80 वो तो एज इट इज आ गया। फिर लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे नहीं था, आपको पता लेबर आवर पर यूनिट था, तो हमने इस कन्वर्जन से मल्टीप्लाई करके लेबर कॉस्ट को पर यूनिट में भी ले गए। फिर ओवरहेड को वर्किंग से लाके सबको ऐड किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर, चलो जी।